हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई टू बाई एम एस अली। तो आज ये हमारा है लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 का। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा था और वहाँ पे पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है ये सब हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो आज अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल ही होता है जब सर्किट ओपन हो। आई बात समझ में? तो इसमें डेफिनेशन ही पूछेगा और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि ओपन सर्किट यानी कि खुले सर्किट के सिचुएशन में यानी कि हालत में किसी सेल के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में किया गया काम ईएमएफ कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उर्दू में भी इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ही बोलते हैं। ओके, तो देखो अब ये भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, यानी कि एक प्लेट को एक पॉइंट मान लो और दूसरे प्लेट को एक पॉइंट मान लो, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना काम लग किया जाएगा उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल का भी डेफिनेशन क्या था, यही तो था पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि एसआई में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट वोल्ट होता है और सीजीएस में स्टेट वोल्ट। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट जो मेरा सब टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रिकल सेल किसको बोलते हैं। देखो सेल को सबसे पहले डिनोट करना सीखो कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो दो प्लेट होता है, सेल को, सेल के बारे में बता रहे हैं हम। हाँ, ये दो प्लेट होता है। ठीक है, वेट वेट वेट, इसको इरेज कर लेते हैं पहले एक बार। एक प्लेट ये होता है, एक प्लेट आपका ये होता है। एक को बोलते हैं प्लस टर्मिनल और एक को बोलते हैं हम लोग माइनस टर्मिनल। ये होता है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का सिंबल। सेल किसको बोलते हैं, सेल मतलब वही जो हम लोग घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, जो बैटरी, वही। तो जब बहुत सारा सेल मिला दिया जाए तब क्या बनता है, बैटरी बनता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। ओके, चलो फिर, तो सेल क्या होता है, यही कि एक जो केमिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तब्दील कर देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ रहता है ना एक सेल के अंदर, वो सब क्या होता है, जैसे कि चारकोल हो गया वगैरह हो गया, ये सब भरा हुआ रहता है एक सेल के अंदर। तो वो सेल में जब हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं, उसके साथ कुछ इंटरेक्ट होता है, तो वो क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। ठीक है, तो सेल का काम यही होता है, क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, तब्दील करना। ओके, तो ये था मेरा, ठीक, आपका सेल का डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट को आम भाषा में समझो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर चार्ज अगर मूव नहीं करेगा, चार्ज का मोशन अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं होगी। तो जब चार्ज का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तभी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब चार्ज की बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ वाक़ होती है। आई बात समझ में? और इसका फॉर्मूला याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब क्यू, मान लो मेरा एक चार्ज हुआ, देखो क्यू क्या है मेरा, क्यू चार्ज हुआ, ठीक, और टी क्या हुआ, टाइम हुआ। तो मेरा कितना चार्ज बह रहा है, कितना चार्ज बहेगा एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बोलूँ कि मेरे इस वायर से 5 एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक सेकंड में 5 कूलम चार्ज उस वायर से फ्लो कर रहा है, उस वायर से बह रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला याद रख लो कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। याद रखना, सेकेंड होता है। एसआई में चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो हर चीज़ को एसआई में रखने की कोशिश करना। अगर एग्जाम में अगर मान लो तुमको दे दिया कि टाइम घंटे में दे दिया है, तो उस घंटा को पहले सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी लिया हूँ इस फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, चलो इसको इरेज कर देते हैं।
अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को उर्दू में एम्पियर ही बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई में यूनिट क्या होता है? एम्पियर, एसआई सिस्टम में, ठीक है। 3 तरह का सिस्टम होता है ना, सीजीएस, एमकेएस और एसआई, या फिर एंड एफपीएस। वो सब तो पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9th में, ओके। तो चलिए अब एम्पियर को हम लोग डेफिनेशन के तौर पर सुनते हैं कि क्या है एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का गुजरना, दैट इज़ 1 एम्पियर। जैसे कि क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे देखो टी की जगह पे 1 सेकंड रखो, ठीक, टी की जगह पे 1 सेकंड रखो और चार्ज की जगह पे 1 कूलम रखो। तुम क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड में जो 1 कूलम चार्ज मेरा बह रहा है उसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। बस, क्या है इसमें रटने का कोई चीज़ था? नहीं था, मगर याद कर लो क्योंकि डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा इससे कि एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इसीलिए मैंने स्लाइड में मेंशन किया है, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे ही बोल के निकल जाता, ओके। चलो, तो एम्पियर का डेफिनेशन क्या है कि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज गुजरता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया, वही वी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला, ठीक है। कि एक स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ वायर फॉर 2 आवर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि एक किसी तार से 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट 2 घंटे के लिए गुजर रहा है, तो तार से गुजरने वाली चार्ज की मिकदार बताओ। तो चार्ज कितना बहेगा उस वायर से। तो हमको देखो क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लो एक बार। मेरा क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक। टाइम दिया हुआ है मेरा कितना, टाइम दिया हुआ है मेरा कितना, 2 घंटा। तो हम तो बता सकते हैं ना कि कितना चार्ज बहेगा, क्यों? क्योंकि देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से हम क्यू क्या निकाल सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होगा। और मैंने क्या बताया अभी कि देखो टाइम अगर आपको आवर्स में दिया हुआ है तो उसको पहले सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो 2 घंटे का मतलब क्या होगा, 2 गुना 60, एक बार मिनट में चेंज हो गया, फिर से 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कितना होगा, 7200 सेकंड। तो 2 घंटा बराबर कितना हुआ मेरा, 7200 सेकंड। और करंट का कितना दिया हुआ है वैल्यू, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वी नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू टी। तो आई की जगह 5 रखो और टाइम की जगह 7200 सेकंड रखो, तो मेरा टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, 36,000 कूलम, ओके। ऐसे करना होता है न्यूमेरिकल, ओके। देखो हो गया मेरा, ये सॉल्यूशन था मेरा इसका, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल इसी तरह के आएंगे, कभी कभी टाइम पूछ लेगा कि बताओ अगर 5 एम्पियर का करंट बह रहा है अगर और चार्ज मेरा दिया हुआ है मान लो 10 कूलम, तो बताओ टाइम कितना होगा, ठीक। कभी बोल देगा कि करंट निकालो, अगर मेरा अगर 10 कूलम चार्ज अगर बह रहा है 5 सेकंड के लिए, तो बताओ कितना करंट फ्लो होगा इससे। तो वहाँ से सब निकल जाएगा अब, है ना। क्योंकि अगर हमको फॉर्मूला अगर याद है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो हम यहाँ से क्यू टी आई कुछ भी पूछे निकाल लेंगे। शर्त है कि 2 चीज़ हमको दिया हुआ रहे, ओके। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर दे। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये क्या बोला है इसने कि किसी कंडक्टर से बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट उन सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि बराह रास्त मतनासिब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। सुनो, कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि आप जितना ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाइएगा करंट उतना ही बढ़ेगा। ये है उसका लॉ, ओम भाई साहब का, ठीक। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ही होगा। और क्या, जब टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत और अदर तभी हालात को मुय्यन रखते हुए, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। तो उस केस में क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाइएगा आपका करंट का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमको क्या पता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा और इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे आर लिखते हैं, आर। आर से यहीं से आता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस यहीं से जन्म होता है ओम्स लॉ से ही, ठीक। तो V इज इक्वल टू आर आई या फिर V इज इक्वल टू आई आर या फिर V इज इक्वल टू आई आर, ये लिख सकते हैं ना, यही था। तो ये था आपका ओम भाई साहब का नियम, ओम भाई साहब का कुलिया या लॉ, ओके। देखो यहाँ पे मैंने
ग्राफ से भी वही चीज़ रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ में अगर पूछ दिया कि बताओ कि ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ओम्स लॉ को ग्राफ से कैसे हम लोग जाहिर करेंगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये हो गया आपका V, ये हो गया I, ठीक। तो जितना ज़्यादा V होगा, जितना ज़्यादा V होगा, अब यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पे कि 0 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 0 1 2 3, तो देखो जब ज़ीरो था वोल्टेज तो करंट भी ज़ीरो, जब ये 1 हुआ तो ये भी 1 हुआ, जब ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा, जब ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, जब ये 4 तो ये भी 4। तो ये क्या होगा, एक लीनियर रिलेशन शो करता है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, कि स्लोप कैसे निकाला जाता है वगैरह, तो अभी वहाँ तक नहीं जाना है अभी हम लोगों को यहीं तक अभी महदूद रहना है कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ का वो यही है, ठीक है। ये याद कर लो, देख लो, चाहे आप जैसे भी करो, याद करो, रटो, जैसे भी करो, इसको याद रखो, ठीक। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि ओम्स लॉ का जो है एप्लीकेशन, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ नोट कर लो, नोटबुक में नोट करो। 2 तरह का सब्सटेंस होता है, एक होता है क्या, ओमिक सब्सटेंस, और एक होता है क्या, नॉन ओमिक सब्सटेंस। जैसे देखो, जो जानदार चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, लिविंग, और जो गैर जानदार होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लिविंग। तो जो सब्सटेंस, ठीक उसी तरह जो सब्सटेंस ओम्स लॉ की पैरवी करेगा, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओमिक सब्सटेंस। जैसे कि क्या हो गया आपका, मेटल्स, यानी कि धात, लोहा हो गया आपका, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया वगैरह, ये सब, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरफ है वो क्या, नॉन ओमिक सब्सटेंस, यानी कि जो ओम्स के कुलिया को फॉलो नहीं करेगा, जिसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे आपके, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब, ट्यूब हो गया, ठीक, वगैरह ये सब। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल सब देखेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ का एप्लीकेशन, और फिर आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इस चीज़ को, यानी कि इस पूरे चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक अच्छे लेवल पर करते हुए ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बाय।